बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल फार्मा टॉपिकल पास पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास के एक आदमी ने एस्पिरिन ले लिया लार्ज क्वांटिटी में। अब उसकी फार्माकोकाइनेटिक को कंसीडर करते हुए हमने उसकी एक्सक्रीशन को कैसे इन्हांस करना है। इसका आंसर ये है कि अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग है तो वो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में ट्यूबुलर एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो लिपोफिलिक हो जाती है, और जो बेसिक ड्रग है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में हमारे पास उसकी एक्सक्रीशन जो है वो कम होती है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो एसिडिक ड्रग लाइक एस्पिरिन को एक्सक्रीट करने के लिए हमें यूरिन जो है वो बेसिक बनाना पड़ेगा ताकि ड्रग आयनाइज होगी तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रहेगी, तो मतलब यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी। और बेसिक ड्रग को एक्सक्रीट कराने के लिए हमें प्रोटोनेटेड फॉर्म चाहिए उसकी, तो यूरिन को हमें एसिडिक करना पड़ेगा, उसके पीएच को एसिडिक की तरफ लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आएगी, अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगी, अनआयनाइज्ड रहेगी तो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रहेगी, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रहेगी तो यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन हो जाएगी। इस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एस्पिरिन आ जाएगी और इसकी एग्जांपल में मेथाम्फेटामिन वगैरह आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रग एंटागनिज्म, वेरियस टाइप्स और डिफरेंशिएट करना कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव को। ड्रग एंटागनिज्म की बात करें तो 3 तरह से हमारे पास ड्रग के एंटागनिज्म होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म होता है, केमिकल एंटागनिज्म होता है और फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म होता है। अब इसके ऊपर अगर हम डिटेल से बात करें तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म के अंदर ड्रग और उसका एगनिस्ट और एंटागनिस्ट रिसेप्टर पे सेम रिसेप्टर के लिए फाइट करेंगे। केमिकल एंटागनिज्म के अंदर हमारे पास जो एगनिस्ट है और जो एंटागनिस्ट है इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म के अंदर एगनिस्ट और एंटागनिस्ट 2 डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे और ऑपोजिट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसको डिटेल से देखते हैं। एंटागनिज्म इज अ मैकेनिज्म बाय विच एक्शन ऑफ एगनिस्ट इज अपोज्ड। फार्माकोलॉजिकल के अंदर आगे 3 टाइप्स आती हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव वो हैं जो कि रिसेप्टर साइड के लिए एगनिस्ट के साथ compete करेंगे और इसके अंदर एगनिस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से इसका इफेक्ट जो है वो कम भी हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हैं। रिसेप्टर साइड पे बाइंड करेंगे, एगनिस्ट बढ़ाने से कम भी हो जाएगा इसका इफेक्ट और ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट करेगा। इरिवर्सिबल के अंदर, नॉन कम्पिटिटिव के अंदर 2 टाइप से आगे, इरिवर्सिबल और एलेस्टेरिक। इरिवर्सिबल वो जो कि रिसेप्टर साइड पे ऑक्यूपाई कर लेंगे और फिर रिवर्स नहीं हो सकता रिएक्शन, फिर गया वो रिसेप्टर। एलोस्टेरिक के अंदर रिसेप्टर साइट के अलावा कोई और साइट होगी जिसके ऊपर जाके एंटागनिस्ट बाइंड करेगा और जो है डाउन रेगुलेशन हो जाएगी प्रोसेस की। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आएगी डाइज़ेपाम और फ्लुमाज़िनिल की। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आएगी नॉरएपिनेफ्रिन और फिनॉक्सीबेंजामीन की। और एलोस्टेरिक के अंदर पिकोट्रॉन और गैबा लिंक क्लोराइड चैनल्स की। इसके बाद हमारे पास जो 2 अगली टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल और केमिकल। फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म के अंदर हमारे पास ड्रग काउंटर करेगी दूसरी ड्रग के इफ़ेक्ट को। कैसे? बाय बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टर कॉजिंग अपोजिंग इफेक्ट। डिफरेंट रिसेप्टर बाइंड करेगी और केमिकल के अंदर हमारे पास ड्रग एगनिस्ट ड्रग के साथ जाके बाइंड कर जाएगी और उसका एक्शन ख़त्म कर देगी। एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल के अंदर एग्जाम्पल हैं हमारे पास एपिनेफ्रिन और हिस्टामीन। ये दोनों जो हैं ये एंटागनिस्ट के तौर पे काम करती हैं इन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। केमिकल के अंदर डायमेर्काप्रोल और पायलोडॉक्सिम एग्जाम्पल हैं। दिस इज़ द ग्राफ कि अगर हम एगनिस्ट अलोन देंगे तो ग्राफ इस तरह है, और अगर एगनिस्ट के साथ उसका कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट दे देंगे तो इफ़ेक्ट ऑफ एंटागनिस्ट से ये हमारे पास कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हम एगनिस्ट अलोन देंगे
और साथ में उसके इरिवर्सिबल एगनिस्ट दे देंगे तो उसकी एफिकेसी ही कम हो जाएगी इफेक्ट ऑफ एंटागनिस्ट की वजह से। इसके अंदर पोटेंसी कम होगी कम्पिटिटिव एंटागनिज्म के अंदर, और इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव के अंदर एफिकेसी कम हो जाएगी। रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर्स के डिफरेंसेस क्या हैं, इनर्ट बाइंडिंग साइट क्या है, और दूसरा है हमारे पास स्पेशल कैरियर, राइट द बॉडी वेयर इन द बॉडी आर स्पेशल कैरियर, रोल इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग बाइंड करेगी और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, बायोलॉजिकल सिस्टम का फंक्शन चेंज करेगी। इसकी टाइप है हमारे पास 4, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 के अंदर हमारे पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, टाइप 2 के अंदर हमारे पास जी प्रोटीन्स होती हैं, टाइप 3 के अंदर रिसेप्टर काइनेसेस होते हैं, और टाइप 4 के अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। इन सब की अगर हम डिटेल से बात करें तो सारे जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि इंट्रासेलुलरली लोकेटेड होंगे न्यूक्लियस के अंदर। सारे हाइड्रोफिलिक हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास आयन चैनल्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई चैनल या एंजाइम्स होते हैं जी प्रोटीन्स के अंदर। टाइप 3 के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन काइनेसेस होते हैं, और टाइप 4 के अंदर जीन ट्रांसक्रिप्शन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आयन चैनल के अंदर निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन आ जाता है, सेरोटोनिन आ जाता है। जी प्रोटीन के अंदर मस्करिनिक और अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो सारे ANS के रिसेप्टर्स हैं। टायरोसिन काइनेज में इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस आ जाते हैं, साइटोकाइंस। और न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर स्टीरॉयड, विटामिन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइंस आ जाते हैं। इनर्ट बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर साइट के अंदर क्या डिफरेंस है? इनर्ट बाइंडिंग साइट, अ मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग मे बाइंड विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन, उसको हम इनर्ट बाइंडिंग साइट कहेंगे। जिसके अंदर ड्रग लगने से, ड्रग बाइंड होने से चेंज आएगा तो उसको रिसेप्टर साइट कहेंगे। इनर्ट बाइंडिंग साइट से हमारे पास बफरिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑफ अ ड्रग, और ड्रग जो है वो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली नहीं करेगी हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन इनिशिएट करेगा हमारे पास किसी भी ड्रग के एक्शन को। इनर्ट बाइंडिंग साइट के अंदर हमारे पास एल्ब्यूमिन आती है और सुम्यूकाइड आती है। रिसेप्टर साइट के अंदर प्राइमरी रिसेप्टर एफिनिटी जो कि बेसिस है ड्रग क्लासिफिकेशन की, हिस्टामीन के लिए हिस्टामीन के रिसेप्टर होते हैं, सेरोटोनिन के लिए सेरोटोनिन के होते हैं, एसिटाइलकोलिन के लिए एसिटाइलकोलिन के होते हैं। परमिएशन हमारे पास ड्रग की किस तरह से हो सकती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव फैसिलिटेटेड एक्टिव एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास एक्वस और लिपिड डिफ्यूजन कैपिलरीज के अंदर जैसे हो रही है। फैसिलिटेटेड के अंदर आइंस, न्यूरोट्रांसमीटर, मेटाबोलाइट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम, पोटेशियम, ATPase पंप या कोई और पंप जो बॉडी में काम कर रहा है। एंडोसाइटोसिस के अंदर विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन्स वगैरह एब्जॉर्ब हो रही हैं एंडोसाइटोज होके। और एक्सो में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं थ्रू द नर्व टर्मिनल। ओके जी, इनलिस्ट करना है हमने जी प्रोटीन की टाइप्स को, और रिसेप्टर इफेक्टर जो पाथवे, जो सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है जी प्रोटीन की वजह से, वो जी प्रोटीन की हमारे पास 3 टाइप्स जो हमने स्टडी करनी है, जी स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी और GQ, GS, GI, GQ। जी स्टिमुलेटरी के लिए सारे बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, 2, 3, डोपामीन के रिसेप्टर, ये सारे जो हैं साइक्लिक AMP के लेवल को स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे। इनहिबिटरी के अंदर अल्फा 1 और M2 आ जाता है जो कि साइक्लिक AMP के लेवल को डिक्रीज करेंगे। और GQ M1, M3 और A1, A2 यहाँ पे शायद आना है, उनके लेवल को, इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा थ्रू IP3 और DAG। इस तरह से हमारे पास ये रिसेप्टर की, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स की आगे टाइप्स होंगी और डिफरेंट पाथवेज चलेंगे। What is pH? What is the effect of pH on lipid solubility of drug, which is weak acid or base? How this knowledge is applicable on manipulation of drug excretion in urine? सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एस्प्रिन वाले के अंदर किया था।
वीक बेसिस जो हैं वो आयनाइज होते हैं, मोर पोलर मोर वाटर सॉल्युबल होते हैं जब वो प्रोटोनेटेड होते हैं। वीक एसिड जब वो नॉट आयनाइज होते हैं तब वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं जब वो प्रोटोनेटेड होते हैं। अगर एक पेशेंट एसिड लेता है तो उसकी एक्सक्रीशन अल्कलाइन यूरिन के अंदर फास्टर होगी, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड डिसोसिएट होगा, चार्ज होगा, और उसकी जो है पोलर फॉर्म जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर फॉर्म होगी। दस और ये फॉर्म जो है वो हमारे पास वीक एसिड की वो रेडिली डिफ्यूज़ बैक नहीं करेगी रीनल ट्यूब्यूल से इनटू द ब्लड, और इस तरह ये ट्यूब्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएगी तो एक्सक्रीट हो जाएगी इन द यूरिन। नेक्स्ट है हमारे पास 7 कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और 2 एग्जाम्पल हर एक की। पहला रूट है हमारे पास ओरल के अंदर कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। मॉक्सल खाते हैं हम लोग, और ओरल के अंदर क्या कहते हैं, ब्रूफिन की गोली खाते हैं। नेज़ल ऑक्सीमेटाजोलिन डेस्मोप्रेसिन, टॉपिकल के अंदर क्लोट्रीमाजोल और सिल्वर सल्फाडायाजीन, ट्रांसडर्मल के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन और स्कोपोलामीन, पारेंट्रल के अंदर इंसुलिन हैलोपेरिडोल, सबलिंगुअल के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन और ऑक्सीटोसिन, रेक्टल के अंदर हमारे पास सपोजिटरीज लाइक अमाइनोफाइलिन, इंडोमेथासिन। डिफाइन रिसेप्टर एंड व्हाट आर टारगेट्स ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग रिसेप्टर एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग बाइंड करेगी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। टारगेट क्या हो सकते हैं, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम या करियर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर। सेकेंड क्वेश्चन इसके साथ या व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की ड्रग बाइंडिंग जो है वो रिवर्सिबल होती है। फ्री और बाउंड फॉर्म जो है वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है। फ्री फॉर्म जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है और बाउंड फॉर्म जो है वो इनर्ट होती है। What is role of drug ionization in crossing cell membrane? A large number of drugs जो कि वीक एसिड या वीक बेसिस होती हैं वो प्रोटोनेटेड या अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं। जो वीक बेसिस हैं वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में लिपिड सॉल्युबल होती हैं, अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में न्यूट्रल होती हैं। तो लोअर पीएच जो है देन pKa, कम पीएच यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो बेसिस को प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखेगा, जिसकी वजह से वो लिपिड सॉल्युबल होंगी और सेल मेम्ब्रेन के परमिएट कर जाएंगी। इसके ऑपोजिट के अंदर वीक एसिड जो है वो वीक एसिड विल बी इन लिपिड सॉल्युबल फॉर्म एट एसिड pH, whereas more basic drug will be lipid soluble in basic pH. In this way, ionized effects of the ability to permeate the membranes. Next question है bioavailability और factors जिस पे bioavailability depend कर रही है। Bioavailability is the rate and extent to which an administered drug reaches the systemic circulation. इसके अंदर हमारे पास अगर IV के थ्रू जब हम ड्रग देंगे तो उसमें यूनिटी या 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी। बायोअवेलेबिलिटी को दूसरे रूट से डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसमें एरिया अंडर कर्व ऑफ दैट रूट जिससे हम दे रहे हैं, एरिया अंडर कर्व ऑफ IV रूट मल्टीप्लाई बाय 100। ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। फैक्टर्स जो बायोअवेलेबिलिटी को डिपेंड या अफेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग और नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ये है कि अनचेंज फॉर्म में कितनी ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। फर्स्ट पास इफेक्ट के मुताबिक GIT से लिवर के अंदर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग जाएगी, लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिर्फ उसका थोड़ा सा पोर्शन जाएगा। इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी के मुताबिक हाइड्रोफिलिक ड्रग जो हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं लिपिड बाइलेयर से, लिपोफिलिक ड्रग जो हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं एक्वस बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। केमिकल इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर पेनिसिलिन G की एग्जांपल आती है जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट यानी एसिडिक pH के अंदर अनस्टेबल होती है। इंसुलिन जो कि GIT के एंजाइम से डिग्रेड हो जाती है। ड्रग फॉर्मुलेशन जिसके अंदर पार्टिकल साइज, सॉल्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट कोटिंग्स और प्रेजेंस ऑफ एक्सिबिएंट्स लाइक बाइंडर्स वगैरह आ जाते हैं।
So the question is, define plasma half-life. How plasma half-life of a drug is affected by drug clearance rate and volume of distribution. प्लाज्मा हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी या ब्लड से 50% फॉल कर जाए, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। फॉर्मूला इसका T half 0.693 या 0.7 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्लाज्मा हाफ लाइफ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। क्लियरेंस से इन्वर्स रिलेशन में है, जितनी ज़्यादा क्लियरेंस होगी उतनी कम प्लाज्मा हाफ लाइफ होगी। नेक्स्ट इज अगेन बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग administered that reaches the systemic circulation, depends upon calculated by area under the curve. For IV route it is 100% and for other routes it is less than 100. Calculated bioavailability is equal to area under curve of any other route divided by area under curve of IV route multiplied by 100. Next question is, what is apparent volume of distribution? Significance. And how will apparent volume of distribution be affected by a drug that avidly binds a molecule in the peripheral tissues? Apparent volume of fluid is the apparent volume of distribution, fluid volume that is required to contain the entire drug in the body at the same concentration measured in plasma. Formula है amount of drug in body divided by plasma drug concentration. इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। यूनिट्स इसके वॉल्यूम हैं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी हो सकती है और टिश्यू कंपार्टमेंट के अंदर भी बाइंडिंग हो सकती है। वारफरिन प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से इसकी डिफ्यूजन नहीं हो सकती ब्लड से बाहर। और क्लोरोक्विन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से इसकी मार्क्ड रिडक्शन हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोक्विन के अंदर। इस तरह जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा बाय बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पेरिफेरल टिश्यूज़। इसके बाद है व्हाट इज़ लोडिंग डोज, व्हाट इज़ इट्स रिलेशनशिप विद हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। लोडिंग डोज वो सिंगल डोज है, सिंगल डोज जिसके अंदर हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका है लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डिजायर्ड जो है डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी, मिलीग्राम्स के अंदर होती है ये। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एरिया अंडर कर्व से हम बायो अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करें जो कि पहले हो चुका है। ओरल रूट के अंदर हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी लेस देन 100% क्यों होती है? नंबर 1 फर्स्ट पास इफ़ेक्ट की वजह से, नंबर 2 हिपैटिक इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन की वजह से, और नंबर 3 इंजाइम्स की वजह से डिग्रेडेशन हो जाती है। इन रीज़न की वजह से हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट की कम होती है देन 100%। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक विंडो पे शॉर्ट ऐसे लिखना है। थेराप्यूटिक विंडो इज़ द सेफ रेंज बिटवीन मिनिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन टू मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इन दोनों के डिफरेंस को हम थेराप्यूटिक विंडो कहते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो ट्रफ लेवल ऑफ ड्रग जो कि इंटरमिटेंटली हमने दी है, उसका ट्रफ लेवल हमें बताता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन परमिसिबल पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन से पता चलती है। इन दोनों से हमें थेराप्यूटिक विंडो का पता चलेगा। थेराप्यूटिक विंडो के अंदर ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम इफेक्टिव वाली है और ये है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस थेराप्यूटिक विंडो कहलाता है, जो कि सेफ रेंज है जिसके अंदर हम दवाई दे सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी और 4 फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी को। बायो अवेलेबिलिटी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। 4 फैक्टर जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट, इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, केमिकल इंस्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन है 30 ईयर ओल्ड आदमी है जिसने मैथेम्फेटामिन ले लिया है और उसको जो है हमने देनी है अम्यूनियम क्लोराइड देनी है पारेंटरली। क्यों देनी है, किस लिए देनी है, ये हमने बताना है।
जो मेथाम्फेटामिन है वो है वीक बेस जो है वो फास्टर उसकी एक्सक्रीशन होती है इन एसिडिक यूरिन। वीक बेस को हमने चार्ज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कराना है इन द एसिडिक सोल्यूशन, इसलिए हम उसको अमोनियम क्लोराइड देंगे, जिसके ज़रिए जो है वो रीनल टिब्यूल के अंदर जाएगी और ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ बैक नहीं होगी, ट्रैप हो जाएगी टिब्यूल में, तो हैंस वो रिमूव हो जाएगी इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन इंटायर ड्रग एट द सेम कंसनट्रेशन एज मेजर्ड इन प्लाज्मा। इसका फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमने फॉर्मूला लिखना है और टाइम टू कैलकुलेट द टाइम ड्रग टू रीच स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैसे निकल सकता है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास स्टेडी स्टेट ड्रग की कंसंट्रेशन अचीव होती है, जिसके अंदर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक एक्सक्रीशन के बाद ड्रग के अमाउंट जो है वो इनिशियल ड्रग से हाफ रह जाती है, मतलब 50 या 25 से 12.5 से 6.25 इस तरह, पर इट नेवर कम्स टू एन एंड। स्टेडी स्टेट अटेन्ड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स, और इसको टाइम को हमने टाइम जो है वो स्टेडी स्टेट से जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डोजेज है, मतलब जितनी भी डोज हो वो स्टेडी स्टेट से इंडिपेंडेंट है। टाइम मल्टीपल्स ऑफ हाफ टाइम या हाफ लाइफ, फॉर्मूला 4 हाफ लाइफ 4 × 8 इज इक्वल टू 32 आवर्स। और थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास होता है रेशो किसका, TD50 ओवर ED50। TD50 टॉक्सिक इफेक्ट्स जो 50% पॉपुलेशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ED50 जिसके अंदर हमारे पास 50% पॉपुलेशन के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। और ये दोनों जो है वो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वांटल डोज रिस्पॉन्स से हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हो चुका है। उससे नेक्स्ट है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो प्रोसेस है जो कि अ प्रोसेस दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड इज कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। कांस्टेंट रेट प्रोसेस है, कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन होता है, यूनिट मिलीग्राम पर मिनट है। जनरल इक्वेशन में C इज इक्वल टू C0 माइनस K0 T। ग्राफ से अगर हम देखें, ग्राफ को देखें तो यूनिट ऑफ ड्रग और टाइम का बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ है, और कांस्टेंट रेट पे हमारे पास ड्रग एलिमिनेट हो रही है। क्लियरेंस की बात करें तो वो कांस्टेंट नहीं है, हाफ लाइफ भी कांस्टेंट नहीं है। इस केस के अंदर हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है 0.5 C0 ओवर K0। ये हमारे पास इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और समटाइम जो है वो एंड हो जाएगी। इसकी एग्जांपल के अंदर हाई डोजेस के अंदर एथनॉल, एस्पिरिन और फेनिटोइन जो हैं वो ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करती हैं। व्हाट इज़ थेरेप्यूटिक इंडेक्स? थेरेप्यूटिक इंडेक्स रेशो है TD50 ओवर ED50 की। ये दोनों क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से निकाली जा सकती हैं। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से हमारे पास जब 50% लोगों के अंदर इफेक्टिवनेस शो होगी तो उसको ED50 कहेंगे, जब टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे उसको हम TD50 कहेंगे। इन दोनों की रेशो लेंगे तो वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहलाएगी। व्हाट इज़ ड्रग क्लियरेंस एंड गिव इट्स रोल इन ड्रग एलिमिनेशन? क्लियरेंस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ elimination of drug concentration to the concentration in plasma. Clearance rate of elimination divided by plasma concentration of drug। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियरेंस जो है वो हमारे पास relatively constant होती है ब्रॉड रेंज ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग पे। एलिमिनेशन क्या? एलिमिनेशन रेट जो है वो हमारे पास क्लियरेंस टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है। तो एलिमिनेशन रेट रैपिड होगा एट फर्स्ट और स्लो हो जाएगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। प्लाज्मा हाफ लाइफ वो
वो टाइम जिसके अंदर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ बॉडी या ब्लड से फॉल कर जाए। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करें प्लाज्मा हाफ लाइफ को? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस। थेराप्यूटिक विंडो, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। मिनिमम रेंज जहाँ से इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम रेंज जहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस थेराप्यूटिक विंडो है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हमें सेफ्टी ऑफ ड्रग बताती है। एग्जाम्पल दैट शो टॉलरेंस फार्माकोडायनेमिक होती है, क्रॉस टॉलरेंस और फार्माकोकाइनेटिक। सो द क्वेश्चन इज वन एग्जाम्पल हमने बतानी थी ड्रग टॉलरेंस की। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस के अंदर मॉर्फिन और ओपियम है। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस के अंदर हिप्नोटिक, सेडेटिव्स और सेफ्लोस्पोरिन्स आ जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस के अंदर हमारे पास एथेनॉल और बार्बिचुरेट आते हैं। फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस वो है जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की वजह से टॉलरेंस आएगी। यहाँ एब्जॉर्प्शन ख़राब है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एलिमिनेशन वगैरह। क्रॉस टॉलरेंस जो सेम ड्रग ग्रुप के अंदर उस ड्रग ग्रुप को लेने से आएगी ज़्यादा देर तक। और फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस वो है जो कि एडिटिव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स की वजह से आएगी। क्वेश्चन है बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा हाफ लाइफ, ये तीनों हो गए हैं। उसके बाद फिर से बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, expresses an individual response increasing doses of a given drug. It includes some parameter like efficacy, potency, maximal efficacy, slope of graph, और इन सारों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। Intrinsic efficacy is defined as capacity to stimulate for a given receptor occupancy. ड्रग किसी भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी ताकि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, इसको इंट्रिंसिक एफिकेसी कहते हैं। इसको मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग से डिटरमिन की। एग्जाम्पल के अंदर चेन रिएक्शन जो कि हमारे पास एटिनोलॉल प्रिवेंट करती है हार्ट डायलेशन को। पोटेंसी क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस गिवन इफेक्ट। गिवन इफेक्ट जो कि हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड होगी उसको पोटेंसी कहते हैं। यहाँ पोटेंसी रेफर्स टू द कंसंट्रेशन of a drug required to produce 50% of maximal drug effect, इसको पोटेंसी कहते हैं। एवरी ड्रग की डिफरेंट पोटेंसी होती है। मैक्सिमल एफिकेसी, एफिकेसी इज़ द मैक्सिमल इफेक्ट दैट कैन बी अचीव्ड विद अ पर्टिकुलर ड्रग। एक पर्टिकुलर ड्रग मैक्सिमम क्या इफेक्ट देती है वो उसकी एफिकेसी है। लाइक डायूरेटिक जो हैं वो एक पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन पे एक्ट करके तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की एक्सक्रीशन के बायस बनते हैं। इसके बाद है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो स्टीपनेस ऑफ लाइन का बताती है। लाइक ये ग्राफ है हमारे पास, इसके ऊपर जो हम स्लोप ड्राइव करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा? वो स्लोप हमें कॉमनली स्लोप के अंदर हमारे पास एक वाई फैक्टर है और एक एक्स फैक्टर है। वाई ओवर एक्स से हम कुछ भी पता कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास यहाँ पे हम क्या पता करेंगे? इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हार्ट और ब्रेन और पेरिफेरल टिश्यूज़, पेरिफेरल वेसल, कि वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कैसे कर रही हैं ब्लड प्रेशर को लोअर करने में। पेशेंट में रिक्वायर मोर देन वन ड्रग फॉर वन डिजीज़, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की टाइप्स में हमने फार्माकोडायनेमिक्स बताना है विद एग्जांपल। एगनिस्ट एक्शन हो सकता है जिसके अंदर साइनर्जिस्टिक एक्शन हो सकता है, लाइक मेथोट्रेक्सेट और कॉट्रिमेक्सोल। इसका इफेक्ट जो है वो बोन मैरो पे होगा, मेगैलोब्लास्टोसिस हो जाएगी फॉलिक एसिड की एंटागनिज्म की वजह से। इसके अलावा एंटागनिज्म हो सकती है, यहाँ अपोजिंग इंटरेक्शन हो सकता है, इससे हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, इससे हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट जो है वो अपोज हो जाएंगे। इसके अलावा इंटरेक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को चेंज करके हो सकता है, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो अपोज हो जाए। ऑर्फन ड्रग क्या है? ऑर्फन ड्रग वो ड्रग्स हैं जो कि रेयर डिजीज़ के लिए होते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई और भी एग्जांपल्स थी लेकिन मुझे याद। इसके बाद हमारे पास है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल जब ड्रग बाइंड करेगी और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा।
स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं? स्पेयर रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जिसके साथ ड्रग जो है वो बाइंड नहीं करते, लेकिन फिर भी ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम आ रहा होता है। लाइक इंसुलिन के अंदर 90% जो है वो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं। हाउ पार्शियल एगनिस्ट एक्ट एज एंटागनिस्ट? पार्शियल एगनिस्ट जो है वो फुल एगनिस्ट के एक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो एज एंटागनिस्ट काम करता है। लाइक एग्जाम्पल में एपिप्राजोल जो है वो डी रिसेप्टर के ऊपर एक्टिवेट करता है और अपने फुल एगनिस्ट के एक्शन को अपोज कर देता है। इसके बाद है ड्रग एंटागनिज्म, और उसकी एग्जांपल ड्रग एंटागनिज्म 3 तरह की हैं, फिजियोलॉजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल के अंदर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव होती हैं, नॉन कम्पिटिटिव में रिवर्सिबल और रिवर्सिबल होती हैं। ये सारा एक्सप्लेन हो चुका है। थेरेप्यूटिक विंडो लोएस्ट से हाईएस्ट, लोएस्ट एफिकेसी जहाँ से एफिकेशियस इफेक्ट आना स्टार्ट होते हैं ड्रग के, वहाँ से लेकर जहाँ से टॉक्सिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस को थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं। इससे हम ड्रग की सेफ्टी मालूम कर सकते हैं। गिव वन एग्जांपल दैट शो ड्रग टॉलरेंस, ये हो चुका। ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने एंजाइम इंडक्शन पे बात करनी है। एंजाइम इंडक्शन स्टिमुलेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी, जिसकी वजह से लीवर जो है वो सिंथेसिस ज़्यादा कर देगा SCR की, जिससे फेज़ 1 रिएक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। साइटोक्रोम P450 जो है वो ड्रग को ज़्यादा डिग्रेड करेगा और ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास साइटोक्रोम P450 1A2 की, 2C9, 2C19, 2E1 और 3A4। A2 ओमेप्राजोल यानी कि राइजिक के लिए इंड्यूसर है 2C9 बार्बिचुरेट्स, इंड्यूसर है 2C19 फेनिटोइन, 2E1 एथेनॉल और आइसोनियाजिड और 3A4 पायोग्लिटाजोन। आगे वो ड्रग जो कि साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस और इनहिबिट करेंगी, उनकी एग्जांपल बतानी है। साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स कौन से हैं? बार्बिचुरेट, सल्फोनाइलयूरिया, कार्बामेजीन, रिफेम्पिन, अल्कोहल, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, ग्रेसोफल्विन। और इनहिबिटर कौन जो एंजाइम इनहिबिशन कॉज करेंगे? सोडियम वेल्प्रोरेट, आइसोनियाजिड, साइटोमेटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, अल्कोहल, क्लोरेम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स। और ग्रेप फ्रूट जूस। फर्स्ट पास इफेक्ट और 2 ड्रग जो फर्स्ट पास इफेक्ट देती हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट है कि हमने ओरली ड्रग ली है तो वो लीवर के अंदर मेटाबलाइज होगी, इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट कहेंगे, और थोड़ी सी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास सबसे 2 ड्रग्स जो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट वाली हैं में नाइट्रोग्लिसरीन और इंसुलिन है। इसके बाद हमारे पास 3 ड्रग जो एक्सटेंसिव नाइट्रोग्लिसरीन, इंसुलिन और नाइट्रोग्लिसरीन, फेनिटोइन, इमिप्रामीन, मॉर्फिन, प्रोपेनोलॉल, डाइज़ेपाम, बुप्रोपियोन, मिडाजोलाम, डेमेरोल, साइमेटिडीन, लाइडोकेन, क्लोनाज़ेपाम। नेक्स्ट है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी ये है कि हमारे पास लोगों के अंदर जीन्स की वजह से ना किसी ड्रग्स का इफेक्ट ज़्यादा या कम हो जाता है, इसको इडियोसिनक्रेसी कहते हैं। और टैकीफैलेक्सिस क्या है कि हमारे पास सडन ऑनसेट ऑफ टॉलरेंस हो जाए, फौरी, मतलब अभी ड्रग लेना शुरू की है और लेते साथ ही कुछ दिनों के अंदर ही टॉलरेंस हो गया है। लाइक नाइट्रोग्लिसरीन की ये स्पेशली होती है मंडे डिज़ीज़। मंडे डिज़ीज़ के अंदर ये होता है कि जो लोग नाइट्रेट्स की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको मंडे को जो है हल्का सा सर में दर्द होता है, उसके बाद वो यूज़ टू हो जाते हैं, लेकिन वीकेंड आता है, वीकेंड पे उनकी दोबारा से ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है, तो मंडे को दोबारा से उनको सर दर्द और हाइपरटेंशन होती है।